सुप्रभातम बच्चों। पिछले वीडियो में हमने स्वप्न वासव दत्तम का परिचय जाना और भास का भी परिचय हमने आपको दिया। अब हम स्वप्न वासव दत्तम में 6 अंक हैं। जो नाटक है इसके द्वितीय और तृतीय अंक में श्लोक नहीं है, तो हम प्रथम, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ अंक के महत्वपूर्ण श्लोकों की व्याख्या करेंगे। परीक्षा में जब भी आपको श्लोक की व्याख्या पूछी जाती है तो आपको उसमें सर्वप्रथम ससंदर्भ प्रसंग लिखना है, फिर उस श्लोक का अन्वय लिखना है, फिर उस श्लोक का सामान्य हिंदी अर्थ लिखना है, फिर उसकी व्याख्या लिखनी है। तत्पश्चात व्याकरणात्मक टिप्पणी के साथ साथ उसके छंद, अलंकार, गुण और रीति भी लिखनी है। और अंतिम पॉइंट के रूप में आप उसमें विशेष भी डाल सकते हो। तो हम अब प्रथम अंक के महत्वपूर्ण श्लोकों को पढ़ेंगे। उससे पूर्व थोड़ी सी हम प्रथम अंक की कथा जान लें कि यह कथा आरंभ कहाँ से होती है। राजा उदयन का प्रधानमंत्री योगंधरायन अपने स्वामी के शत्रु राजा आरुणि द्वारा अपहृत प्रदेशों को पुनः हस्तगत करने के लिए अति चिंतित है और इस राजनीतिक उद्देश्य से तत्कालीन शक्तिशाली मगध नरेश के साथ वैवाहिक संबंध जोड़ना अत्यंत आवश्यक था। तब प्रधानमंत्री योगंधरायन एक योजना बनाते हैं और वह योजना वासवदत्ता के साथ मिलकर एक गांव में, जहां पर ये सभी शिकार खेलने गए हुए हैं, उस गांव में आग लगा दी जाती है। और जब राजा शिकार से लौटता है तो उसे बताया जाता है कि वासवदत्ता और योगंधरायन उस आग में जलकर खाक हो चुके हैं। और यहीं से स्वप्न वासवदत्तम नाटक के प्रथम अंक का आरंभ होता है। और तब योगंधरायन और वासवदत्ता सन्यासी और अवंतिका अर्थात अवंती की महिला के गुप्त वेश में वहाँ पर प्रवेश करते हैं और मगध राज की तत्कालीन राजधानी राजगृह के निकटवर्ती आश्रम में पहुँचते हैं, जहाँ भाग्य से मगध राजकुमारी पद्मावती आ जाती है, जो अपनी जननी के, जो उस समय तपोवन में निवास कर रही थी, दर्शन कर उसी मार्ग से राजधानी राजगृह को लौट रही थी। पद्मावती आश्रम में किसी भी याचक को मनोवांछित दान देने की घोषणा करती है। योगेंद्रायन आगे आता है और अपनी भगिनी अवंतिका, यानी जो गुप्त रूप से वासवदत्ता है, उसको पद्मावती से धरोहर के रूप में अपने साथ रख लेने की याचना करता है। कि वो बताता है कि इसका पति अधिक काल से विदेश गया है और जब वह वापस लौटेगा तो मैं इसे यहाँ से ले जाऊँगा। इस प्रकार वासवदत्ता अवंतिका के वेश में पद्मावती के साथ रहने लगती है। और इस अंक में घटनाक्रम से पद्मावती के विवाह की चर्चा भी छिड़ जाती है और उस चर्चा को भी महासेन के पुत्र के साथ विवाह के विषय में जो चल रही थी, उसी समय एक छात्र वहाँ विश्राम के लिए रुकता है और लावाणक ग्राम से लौटता है और लावाणक ग्राम का वर्णन करता है और कहता है कि राजा बहुत अधिक दुखी है और महारानी वासवदत्ता और योगेंद्रायन के ग्रामदाह में जलकर मरने का समाचार जान लेने से वह राजा इतना दुखी है कि वह स्वयं भी प्राण देना चाहते हैं। ये सुनकर वासवदत्ता बहुत अधिक दुखी होती है, परंतु उसे पता है कि उसका विश्वास पात्र मंत्री रुमणवान वहाँ पर उपस्थित है और वह उन्हें संभाल लेगा। उसी क्षण पद्मावती के हृदय में, जो कि ये सुनकर प्रभावित होती कि राजा के प्रति प्रेम का अंकुर उसके मन में फूटने लगता है और वह उदयन से प्रेम करने लगती है। इस प्रकार प्रथम अंक की यह संपूर्ण घटना है, जिसमें नाटक का आरंभ
चूँकि गद्य पद्य रूप में है तो गद्य रूप में होता है। उस गद्य रूप को हम उससे आगे पढ़ते ही जो प्रथम अंक का है, जिसे संस्कृत में नांदी कहा जाता है और उसको सूत्रधार कहता है। उदयन नवेन्दु सवर्णा वासव दत्त बलौ बलस्य त्वाम पद्मावती पूर्णौ वसंतक अम्रौ भुजो पाताम। यहाँ पर सूत्रधार प्रथम श्लोक, जो कि नाटक की परंपरा है कि प्रथम श्लोक मंगलाचरण श्लोक के रूप में कहा जाता है, जिसमें आशीर्वाद दिया जाता है बड़ों से, या उसमें प्रभु की प्रार्थना की जाती है, अथवा उस नाटक में जो भी पात्र आए हैं उन पात्रों का नाम अर्थात विधि विमर्शात्मक मंगलाचरण कहा जाता है। तो यहाँ पर जो नांदी है, इसमें प्रथम अंक में इन्होंने महाराज उदयन, वासवदत्ता सभी का नाम लिया है, अतः वस्तु विवेचनात्मक नांदी कही जाएगी। अगर हम अन्वय करें तो अन्वय है उदय नव इंदु सवर्णौ आसव दत्ता बलौ पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंतक अम्रौ बलस्य भुजौ त्वाम पाताम। उदय नव इंदु सवर्णौ श्लेष के रूप में हम इसको पढ़ सकते हैं। तो जो प्रथम इसका अर्थ है वह है उदय अर्थात नवोदित, इंदु यानी चंद्रमा के समान, सवर्णो अर्थात उज्ज्वल। आसव दत्ता बलौ अपनी प्रिय पत्नी रेवती को, पद्मावतीर्ण पूर्णो वसंतक अम्रो प्रिय पत्नी प्रियतमा को आसव प्रदान कराने वाली ऐसी रेवती को मद्य पिलाने वाली अथवा मद्यपान के कारण सबल कांति से परिपूर्ण और वसंतक अम्रो बलस्य भुजो वसंत ऋतु के समान सुंदर, भुजो त्वाम पाताम बलराम की दोनों भुजाएं आप दर्शकों की पाताम अर्थात रक्षा करे। तो एक अर्थ तो इसका ये हुआ, और यहीं अगर हम देखते हैं तो दूसरे अर्थ में उदयन शब्द का, उदयन का नाम आ जाता है। आसव दत्ता में वासव दत्ता समाहित है। इसी प्रकार इसके अतिरिक्त पद्मावती का भी नाम आ गया। वसंतक जो इस नाटक का विदूषक है उसका भी नाम इसमें समावेशित किया गया है। तो सूत्रधार जो है वो रंगमंच का प्रबंधक है, और वो प्रधान अभिनेता भी जो पात्रों की संगति उचित रूप से नियमित करता है, उनको अभिनय के विषय में उचित निर्देश देता है, और प्रस्तावक के प्रधान के रूप में भाग लेता है, उसे सूत्रधार कहते हैं। तो इस पद्य से ऐसा ज्ञात होता है कि भास के इष्ट देव बलराम थे, और उन्होंने उन्हीं बलराम से इस नाटक का शुभारंभ करते हुए आशीर्वाद मांगा है कि इस नाटक की मैं निर्विघ्न समाप्ति कर सकूं। इस प्रकार उन्होंने बलराम की भुजाओं का सुंदर वर्णन किया है नांदी के रूप में। यहाँ पर 2-4 शब्द आप व्याकरणात्मक टिप्पणी के रूप में दे सकते हैं, जिसमें पाताम है, जैसे पा धातु है, लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन है। इसी तरह से पद्मावती पूर्णो है तो समास है पद्मायाः अवतीर्णः तेन पूर्णो, तृतीया तत्पुरुष समास है। और जो आसव दत्ता उदयन इंदु सवर्णों में उदयन इव इंदु, इस प्रकार से संधि भी है। ये आपका व्याकरणात्मक टिप्पणी हो जाती है। तथा इसमें रीति के रूप में या शांत रस के रूप में हम इसको रख सकते हैं। रीति में हम सरला वैदर्भी रीति
गुण में यहाँ पर माधुरी गुण, ये आप इसकी व्याख्या में लिख सकते हो।